कहानी की शुरुआत डीप स्पेस में मौजूद एक रिसर्च एंड रेस्क्यू शिप नाइटिंगेल से होती है, जो कि यूनिवर्स में रिसर्च के लिए जाने वाले अलग अलग शिप्स के लिए मेडिकल सप्लाई का काम करता है। वहीं अब तक टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, तो इनका पूरा ही शिप अब एडवांस्ड एआई से चलता है। वहीं अब तक इंसान दूर दूर के डिस्टेंट प्लैनेट्स पर माइनिंग और रिसर्च पर्पस के लिए जा रहे हैं, और इसके लिए वे वर्म होल के जरिए डायमेंशनल जंप का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में और ज्यादा हमें आगे पता चलेगा। अब शिप के क्रू में शामिल है कैप्टन एजे, को पायलट निक, मेडिकल ऑफिसर काइला और 3 टेक्नीशियंस यार्जी, डेनिका और बेंजामिन। अब कैप्टन को हेल्प का एक सिग्नल मिलता है, जो कि दूर स्पेस में मौजूद एक एलियन प्लेनेट के मून से था, जो कि यहाँ से पूरे 3000 लाइट ईयर्स दूर है। वहीं अजीब बात यह भी है कि वहाँ की माइनिंग कंपनी आज से 3 साल पहले ही बंद हो चुकी है, मगर फिर भी वहाँ से मदद के लिए कौन बुला रहा है। तो यहाँ से सब अब वहीं जाने का डिसाइड करते हैं, और वे जल्दी से वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब 3000 लाइट ईयर्स दूर जाने के लिए उन्हें एक वर्म होल खोलकर डायमेंशनल जंप का इस्तेमाल करना था, जिस दौरान उन्हें सारे कपड़े निकालकर एक पोड में जाना होगा, और फिर शिप के साथ साथ उनके शरीर के भी सारे एटम्स डिवाइड होकर ट्रेवल करने वाले हैं। और अगर इस दौरान उनके पोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम आई तो वे मारे भी जा सकते हैं। अब जल्दी से सब डायमेंशनल जंप शुरू करते हैं, और यहीं से शिप अब वर्म होल के थ्रू उसी एलियन प्लेनेट पर जाने लगता है, और कुछ ही देर बाद फाइनली वहां पहुंच जाता है, जहां जब वे अपनी पोर्ट से बाहर आते हैं तो पाते हैं कि उनके कैप्टन का पोर्ट मेल फंक्शन कर गया था। तो यहाँ से काइला जल्दी से कैप्टन एजे को बचाने की कोशिश भी करती है, मगर वो मारा जाता है। मगर अभी तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने वाली थी। उनका शिप उस बड़े एलियन प्लेनेट की ग्रेविटी से खिंचता ही जा रहा था, जहां बहुत सारे मीटेओराइट्स अब शिप को डैमेज करने लगते हैं। यहाँ निक पाता है कि चूंकि इस प्लेनेट की ग्रेविटी कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि ये प्लेनेट इस सोलर सिस्टम के सूर्य की ओर खींचता ही जा रहा है, तो उनका शिप अब प्लेनेट की ओर जा रहा है। यहाँ से निक शिप की पूरी पावर लगाकर उस प्लेनेट की ग्रेविटी को तोड़ते हुए वापस से ऑर्बिट में आ तो जाता है, मगर वो पाता है कि अब उनके शिप की 82% पावर इस दौरान खर्च हो गई है, और बची हुई पावर से वे डायमेंशनल जंप नहीं कर सकते, यानी कि वे यहाँ फंस चुके हैं, और उनके शिप को फिर से चार्ज होने में 17 घंटे से ज़्यादा लगने वाले थे। अब प्रॉब्लम यह है कि 17 घंटे के आसपास तक अगर वे यहाँ रहे तो उनका शिप भी इस सोलर सिस्टम के सूर्य द्वारा निगल लिया जाएगा, और जल्दी ही यहाँ सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है, यानी कि शिप चार्ज होने के बाद उनके पास सिर्फ 11 मिनट की विंडो होगी इस नष्ट होते हुए सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। तभी वे पाते हैं कि इस एलियन प्लेनेट से कोई अनजान शिप उन्हीं की ओर आ रहा है। सो क्रू जल्दी से उससे कांटेक्ट करने लगते हैं, और जल्दी से उसे अपनी मेन शिप से डॉक करते हैं, जहां वे पाते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, और वो भी बेहोश पड़ा है। अब यहाँ से काइला सबको बताती है कि उन्हें हेल्प का मैसेज इस शिप से नहीं आया है। अब यहाँ से जल्दी से वे उसी बेहोश आदमी का मेडिकल स्कैन करने लगते हैं, जहाँ काइल पाती है कि आश्चर्यजनक रूप से इस आदमी का शरीर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को शो कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट के कांटेक्ट में आया होगा, जिससे कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ तक कि वो खुद को ही अब ठीक भी कर पा रहा है, जिससे कि जल्दी से अब उसे होश भी आ चुका था, और वो खुद का नाम कार्ल बताता है। यहाँ काइल कहती है कि वो उस शिप में कैसे पहुंचा, क्योंकि वो शिप काइल के एक्स हस्बैंड का था, जो कि काफी ज्यादा अब्यूजिव था। सो काइल ने उसे डिवोर्स दे दिया। अब काइल ये जान हैरान होती है कि इस आदमी का नाम भी कार्ल ही है, जहाँ कार्ल उसे कहता है कि जिस कार्ल के बारे में काइल बात कर रही है वे उसके पिता थे, जिसके बाद उसने भी अपना नाम कार्ल रख लिया, जब उसके पिता की 3 साल पहले इसी प्लेनेट पर माइनिंग के दौरान मौत हो गई थी। अब यहाँ से क्रू कार्ल के शिप को स्कैन करने लगते हैं, और यहाँ से उन्हें एक बहुत ही अजीब एनर्जी आर्टिफैक्ट मिलता है, जो कि काफी वियर्ड था, क्योंकि जब एक क्रू मेंबर उसे छूता है तो उसे अपने शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है, और शायद से इसी के आसपास रहने से कार्ल की बॉडी में वे चेंजेस आए होंगे। अब क्रू उसे जल्दी से लैब में लाता है, और वे उसे देखने लगते हैं कि ये क्या है, और कार्ल से पूछने लगते हैं कि ये उसके पास कहाँ से आया। अब कार्ल उन्हें बताने लगता है कि दरअसल वो एक ट्रेजर हंटर है, जो कि स्पेस में
कीमती चीजों की खोज में घूमता रहता है और 3 साल पहले उसे इस प्लेनेट से कुछ लोगों का सिग्नल मिला कि यहाँ के सरफेस पर कुछ स्टोन है, अजीब आर्टिफैक्ट मिला है। सो कार्ल उसी को ढूंढते हुए यहाँ आ गया, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि इसे किसी एलियन लाइफ फॉर्म ने बनाया हो। अब कार्ल कहता है कि ये काफी काम का है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स छिपा हुआ है जो कि मानव जाति को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, और अगर वे इसे बेचने जाए तो ये काफी ज्यादा महंगा बिकेगा। अब कार्ल बाकी सबसे कहने लगता है कि अगर वे इसे यहाँ से ले जाने में उसका साथ दें तो वो अपने हिस्से में से एक शेयर उन सबको देने को तैयार है। मगर निक कहता है कि यहाँ आने के रास्ते में उन्होंने अपने कैप्टन को खो दिया, तो वे पैसों के लिए कुछ नहीं करेंगे और ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, सो वे इसे पृथ्वी तक नहीं ले जाएंगे और यहीं छोड़ देंगे। अब कार्ल ये बात सुन गुस्से में था क्योंकि वो इसी के लिए यहाँ आया था। वहीं निक कहता है कि चूंकि उनके पास फ्यूल कम ही है, सो वो नीचे उस जायंट प्लेनेट पर कई साल पहले बंद हो चुकी माइनिंग कंपनी में जाकर देखेगा कि शायद से वहाँ कुछ फ्यूल बचा हो। और अब यहाँ से निक पाता भी है कि इस प्लेनेट की ग्रेविटी अब हर मिनट के साथ बढ़ रही है और वो बड़ी ही मुश्किल से नीचे सरफेस पर लैंड कर पाता है। वहीं काइल उसी एलियन आर्टिफैक्ट पर और रिसर्च करने लगती है कि वो है क्या और उसकी अनलिमिटेड एनर्जी का राज क्या है। और यहाँ जो डेटा काइल देख पा रही थी वो काफी ही हैरान करने वाला था। वो पाती है कि इस आर्टिफैक्ट के अंदर 9 डायमेंशनल मैटर है जो कि 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर कैद है, यानी कि ये एक बॉम्ब की तरह है और अगर ये फटा तो यूनिवर्स के सारे बुनियादी एलिमेंट्स को ही चेंज करने लगेगा, यानी कि एग्जिस्टिंग सारी ही लाइफ खत्म हो जाएगी और फिर ये एक नई लाइफ को जन्म देगा, यानी कि इसे किसी एडवांस्ड एलियन लाइफ फॉर्म ने बनाकर इस प्लेनेट पर छोड़ दिया ताकि कोई और प्रजाति उनकी बराबरी ना कर सके। और अब जब इंसान यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में डायमेंशनल जंप के जरिए जा सकते हैं, यानी कि वे काफी एडवांस्ड बन चुके हैं, तो उन्हें कंपटीशन से हटाने के लिए ही ऐसा किया गया है। वहीं अब एक क्रू मेंबर इर्जी उस आर्टिफैक्ट से आकर्षित होने लगता है और बार बार उसे छूने लगता है, जिससे अब वो खुद को भी और ज्यादा एनर्जाइज महसूस कर रहा था। और काइल भी नोटिस करती है और समझ जाती है कि इसीलिए कार्ल की बॉडी में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है क्योंकि वो काफी टाइम से इस आर्टिफैक्ट के नजदीक रहा है। वहीं नीचे प्लेनेट पर निक पाता है कि माइनिंग में मौजूद सारे ही लोगों को किसी ने जान से मार दिया है और ऐसा सिर्फ कुछ ही घंटों पहले हुआ है। यहाँ से निक समझ चुका था कि यानी कि वो हेल्प वाला मैसेज यहीं के क्रू में से किसी ने भेजा होगा और चूंकि कार्ल ही यहाँ से जिंदा ऊपर गया है, यानी कि उसी ने उस एलियन आर्टिफैक्ट के लिए इन सबको मारा है। यहाँ से निक घबराते हुए जल्दी से ऊपर कांटेक्ट करने लगता है कि बाकी सब कार्ल से दूर रहे क्योंकि वो काफी खतरनाक है। मगर ऊपर कार्ल ने अब तक शिप की सारी लाइंस बंद कर दी थी क्योंकि उसे पहले से पता था कि निक को नीचे जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। अब कार्ल निक को कहता है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है और वो यहाँ से ही माइनिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसके बाद कार्ल माइन के सारे दरवाजे बंद कर देता है, यानी कि निक अब अंदर ही फंस चुका था। और यहाँ से कार्ल अब निक को सब कुछ बताना शुरू करता है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कार्ल बताता है कि वो काइल के एक्स हस्बैंड कार्ल का बेटा नहीं है बल्कि वो खुद ही उसका एक्स हस्बैंड है, मगर वो काफी लंबे टाइम तक उस एलियन आर्टिफैक्ट के पास रहकर धीरे धीरे डी-एज होने लगा और फिर से जवान हो गया, जिसके कारण काइल तक उसे पहचान नहीं पाई। यहाँ से वो आगे कहता है कि निक बेवकूफ है जो इतने पावरफुल सोर्स को यहीं छोड़ना चाहता है जिससे कार्ल सब कुछ हासिल कर सकता है और वो ऐसा ही करेगा। पहले वो यहाँ के सारे क्रू को मारकर अकेला ही यहाँ से इस आर्टिफैक्ट को साथ लेकर घर जाएगा। अब निक जल्दी से किसी तरह से माइन से निकलकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, मगर कार्ल उसके शिप को कंट्रोल करके उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे प्लेनेट से इजेक्ट कर देता है, यानी कि निक अब उस प्लेनेट पर फंस चुका था जो प्लेनेट जल्दी ही सूर्य से टकराने वाला है। अब कार्ल एक एक करके सबको मारना शुरू करता है, जहां वो पहले डेनिका को स्पेस में इजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो इज़्वी के पास जाता है जो कि उस आर्टिफैक्ट से इतना सम्मोहित हो चुका था कि उसके पास से हट ही नहीं रहा था। सो कार्ल अब उसे भी जान से मार डालता है
ताकि ये आर्टिफैक्ट उसी के पास रहे, और फिर वो इर्जी की बॉडी को भी स्पेस में इजेक्ट कर देता है। और यहाँ से वो काइल के पास जाता है और कहता है कि वो यहाँ सबको मारकर सिर्फ काइल को अपने पास रखेगा, क्योंकि वो तो उसकी एक्स वाइफ है। लेकिन तब तक वहाँ बेंजामिन आ चुका था और वो एक गन से कार्ल पर फायर करके काइल के साथ भागने लगता है। लेकिन कार्ल के पास सुपर हीलिंग की एबिलिटीज थी, तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है और फिर बेंजामिन को भी जान से मार डालता है। अब काइल उसे समझाने लगती है कि वो ऑब्जेक्ट कार्ल को बदल रहा है, जिससे वो कुछ ज्यादा ही वोलेंट हो गया है। मगर कार्ल कहता है कि वो हमेशा से यही तो चाहता था। उसने आज से पहले कभी भी खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं किया था। लेकिन अब तक निक माइनिंग का ही एक शिप ठीक करके वापिस से मदरशिप पर आ जाता है, और काइल भी इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए कार्ल को ब्लाइंड करके भागने लगती है। वहीं निक भी अब शिप पर आते ही कार्ल पर अटैक करने लगता है, मगर चूंकि कार्ल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, तो वो निक को बड़ी ही आसानी से ओवरपावर करने लगता है। सो निक उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने स्पेस सूट के कटर से ही उसे घायल कर वहां से काइल के साथ भागने लगता है और सीधा लैब में आता है, जहां वे उस एलियन आर्टिफैक्ट को एक पोड में रखकर आउटर स्पेस में इजेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, जहां शायद से कोई इसे ढूंढ ना पाए। वहीं अब तक उनकी शिप भी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी, यानी कि उन्हें अगले 11 मिनट में यहां से निकलना होगा। वहीं कार्ल को समझ आ गया था कि वे क्या करने जा रहे हैं, सो वो पहले सिर्फ एक स्लीपिंग पोड को छोड़कर बाकी सारे पोड्स को तोड़ देता है, ताकि कार्ल और काइल वहां से डायमेंशनल जंप के जरिए भाग ना सके। और फिर कार्ल भागकर एलियन आर्टिफैक्ट को उठा लेता है, मगर निक ने पहले से उसमें बॉम्ब लगाया था, जिसके बाद अब निक उसे उड़ा देता है, जिससे फाइनली कार्ल वहीं ब्लास्ट में मारा जाता है। लेकिन अब वे पाते हैं कि कार्ल ने सिर्फ एक ही पोड छोड़ा है, और डायमेंशनल जंप के दौरान अगर दोनों एक ही पोड में रहे तो उनकी बॉडी आपस में ही मर्ज होने लगेगी। मगर चूंकि उनके पास टाइम कम ही बचा था, क्योंकि जल्दी ही यहाँ सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है, तो दोनों अब ये रिस्क लेने को तैयार थे और जल्दी से डायमेंशनल जंप को शुरू करके दोनों एक ही पोड में आ जाते हैं। और फाइनली सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते ही वे अपने शिप के जरिए वापस से अपने सोलर सिस्टम में लौट आते हैं। और फॉर्चुनेटली दोनों के शरीर भी आपस में मर्ज नहीं हुए थे, बस एक आंख को छोड़कर, जो कि एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन यहाँ से एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ एआई अब उन्हें बताती है कि जब उन्होंने शिप में वो ब्लास्ट किया था, तब गलती से वो आर्टिफैक्ट वहां के सूर्य की ओर चला गया और ब्लास्ट हो गया, जिससे कि अब वही 9 डायमेंशनल सुपरनोवा ट्रिगर हो चुका है और वो वहां से हर दिशा में फैलना शुरू कर चुका है और उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 51 साल लगने वाले हैं, जिसके बाद हमारे यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स उस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। यानी कि इंसानी प्रजाति के पास अब सिर्फ 51 साल बचे हैं एग्जिस्टेंस में रहने के लिए, जिसके बाद वे सब मारे जाएंगे। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो और इसका एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि 9 डायमेंशनल एलियन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं? कमेंट्स में जरूर से बताएं। थैंक यू।